आज हम यूनिट 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा, जिसे हम ई बैंकिंग भी कहते हैं। हम जानेंगे क्या होता है ई बैंकिंग। वर्तमान समय में कंप्यूटर, इंटरनेट या एंड्रॉइड मोबाइल के प्रयोग से बैंकिंग सेवाओं में एक नई क्रांति आ गई है। बैंकिंग सेवाओं में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग करने को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग ही कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब ने नई ई कॉमर्स के साथ मिलकर समूचे विश्व को डिजिटल स्वरूप में बदल दिया है। जी हाँ बच्चों, कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट की सुविधा के साथ कंप्यूटर या मोबाइल है तो वह संबंधित साइट खोलकर 24 घंटे कहीं भी बैठकर बैंक से लेन देन कर सकता है। जिन सेवाओं को बैंक इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करना चाहता है वह उन्हीं अपनी वेबसाइट के मेन्यू पर दर्शाता है। ग्राहक द्वारा जिस सेवा का चयन किया जाता है उसकी प्रकृति के अनुसार आगे की कार्यवाही संपन्न की जाती है। तो इसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग के लाभ। ई बैंकिंग के लाभ दो लोगों को होते हैं, एक होता है ग्राहक को और दूसरा होता है बैंक को। हम जानेंगे ई बैंकिंग से ग्राहकों को क्या क्या लाभ है। सबसे पहला, ई बैंकिंग से बैंक के ग्राहक वर्ष के 12 महीने और या 365 दिन 24 घंटे लेन देन कर सकते हैं। इसमें ग्राहक व्यक्तिगत कंप्यूटर, मोबाइल फोन या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट अर्थात हाथ के कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का अभिलेख हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है। ई बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपनी बचत का प्रबंधन, खातों का निरीक्षण, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन, अपने बिल आदि देयकों का भुगतान कर सकता है। ग्राहक लैपटॉप या मोबाइल फोन के माध्यम से कार्यालय, घर या यात्रा के दौरान निर्धारित लेन देनों को संपन्न कर सकता है। ई बैंकिंग के माध्यम से रोकड़ लाने या ले जाने की जोखिम समाप्त हो जाती है। बच्चों, हम अगर मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो इससे हमें कहीं पर भी दूर बड़ी रकम ले जाने में जो असुविधाएं होती थी या जो भय हमारे मन में रहता था वो सब अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब हम जानेंगे बच्चों बैंकों को क्या लाभ है इससे। केंद्रीकृत वेबसाइट की स्थापना से बैंक अपनी शाखाओं के कार्यभार को बहुत कम करने में सफल रहा। ई बैंकिंग से लेखन सामग्री के प्रयोग में बड़ी बचत होती है। यह बचत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी हितकारी रहती है। इसमें ग्राहकों के लेन देन को तीव्रता से संपन्न करने में आसानी रहती है, जिससे बैंकों की प्रतियोगी शक्ति बढ़ती है। ई बैंकिंग से बैंकों को असीमित क्रियात्मक जाल मिलता है जो कि शाखाओं की संख्या तक सीमित नहीं होता। तो ये थे बच्चों ई बैंकिंग के लाभ। अब हम जानेंगे प्रमुख ई बैंकिंग की सेवाएं क्या क्या है। जी हाँ बच्चों, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो प्रमुख है जो ई बैंकिंग से हमें प्राप्त होती है। पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। जी हाँ बच्चों, ये वह सिस्टम है जिसमें कोई कंपनी या व्यवसाय का मालिक अपने खाते को व्यवसाय में काम कर रहे कर्मचारियों से जोड़ देता है और उनकी सैलरी के समय अपने खाते से उनकी सैलरी उनके खाते तक ट्रांसफर कर देता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तियों, फर्मों और कंप्यूटरों को एक बैंक की शाखा से दूसरे बैंक की शाखा पर फंड भेजने की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा को बच्चों नेफ्ट भी कहा जाता है। अगला है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक बैंक से दूसरे बैंक को फंड ट्रांसफर करने की तीव्रतम प्रणाली है। जी हाँ बच्चों, एक बैंक जब किसी अन्य बैंक को फंड ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध कराता है तो उसे कहा जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जब एक बैंक दूसरी बैंक को संदेश भेजता है उसी समय फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह बहुत ही कम समय में ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए इसे रियल टाइम कहा जाता है। अगला है डेबिट कार्ड। वर्तमान समय में कई बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी जानते हैं जिनके बैंकों में खाते होते हैं उन्हें बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराता है। ग्राहक इन कार्डों की सहायता से
निर्धारित अवधि के लिए उधार माल क्रय कर सकता है। कई दुकानदार बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा की अनुमति प्रदान कर देते हैं। इंटरनेट के जरिए ये सीधे बैंक से जुड़े जाते हैं, जिसमें कार्ड का प्रयोग कर दुकानदार के खाते में राशि हस्तांतरित हो जाती है, जबकि ग्राहक का खाता बैंक से जुड़ा होता ही है। इस सुविधा से ग्राहक तथा दुकानदार दोनों को सुविधा रहती है। इसमें मुद्रा गिनने की आवश्यकता नहीं होती। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में राशि भेजी जाती है, इसी कारण इसे डेबिट कार्ड कहते हैं। अगला है क्रेडिट कार्ड। इसके अंतर्गत एक प्रकार से उधार क्रय की सुविधा प्रदान की जाती है। अंतर यह है कि उधार दुकानदार नहीं बल्कि बैंक प्रदान करता है अपने कस्टमर को। इसमें ग्राहक की साख के आधार पर एक राशि निर्धारित कर दी जाती है। चुने हुए दुकानदार इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उधार क्रय किया जा सकता है। वास्तव में दुकानदार को बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद ग्राहक को राशि बैंक में जमा करना होती है। इसके लिए बैंक ब्याज के रूप में राशि वसूल करती है। यह एक प्रकार से बैंक द्वारा प्रदान की गई अधिविकर्ष की सुविधा, अधिविकर्ष अर्थात ऋण लोन की सुविधा है। कार्ड पर जारी किए जाने वाले बैंक का नाम तथा जारी करने का दिनांक दिया जाता है। कार्ड पर फोटो एवं हस्ताक्षर अंकित होते हैं। तो ये थे बच्चों प्रमुख ई बैंकिंग की सुविधा है। अब हम जानेंगे स्वचालित टेलर मशीन के बारे में। सभी ने देखा है एटीएम मशीन, सब जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हम लोगों ने इसका यूज भी किया है। ये क्या होती है? ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें एक मॉनिटर होता है और साथ ही में साइड में एक कार्ड डालने के लिए ऑप्शन दिया होता है और नीचे बटन्स होते हैं। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब जब हम अपने कार्ड को इसके अंदर डालते हैं तो यह हमसे हमारे कार्ड का पिन पूछता है। देन हमें अपने कार्ड का पिन डालना होता है और देन आगे की प्रोसेसिंग आगे अपने आप कंप्यूटर हमें ऑप्शंस देता है कि हमें उसमें क्या करना है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि यह मशीन जो अपने आप चलती है और बैंक की सुविधाएं हमें प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं और अपने पैसों को जमा भी कर सकते हैं। टेली बैंकिंग का संबंध दूर संचार के साधनों से बैंकों से राशि निकालना होता है। टेली इन द सेंस टेलीफोन के माध्यम से बैंकों की सेवा प्रदान की जाना। टेलीफोन एवं मोबाइल के माध्यम से एक विशेष तकनीक अपनाकर बैंकों द्वारा भुगतान सेवाएं अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। इसे कहते हैं बच्चों टेली बैंकिंग। बात करेंगे बच्चों डिजिटल भुगतान की। डिजिटल भुगतान क्या होता है? डिजिटल पेमेंट भुगतान करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। जी हाँ बच्चों, आजकल हम लोग कैश पेमेंट ना देकर, हम पैसे या मुद्रा ना देकर, बल्कि अपने बैंक से पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी साधन से। हम मोबाइल्स के किसी भी ऐप के थ्रू अपने बैलेंस को दे सकते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग सुनते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, इनके माध्यम से हम जो पेमेंट करते हैं वह होता है डिजिटल भुगतान। इसमें इंटरनेट की सुविधा के उपयोग से प्रचलित अनेक साधनों के माध्यम से रकम का भुगतान किया जा सकता है अथवा पाया जा सकता है। डिजिटल पेमेंट में बच्चों प्राप्तकर्ता और भुगतानकर्ता दोनों के पास डिजिटल साधन होना चाहिए। इसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कहा जाता है। इसमें नकद की कोई आवश्यकता नहीं होती। डिजिटल भुगतान करने के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार सक्षम भुगतान सेवा, संयुक्त पूरक सेवा डेटा, कार्ड्स। कई तरीके के कार्ड्स होते हैं जिनसे हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स, इनके थ्रू भी हम भुगतान कर सकते हैं। और है ई बटुआ, यह भी एक ऐप होता है जिसके द्वारा हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। बीमा एक ऐसा अनुबंध होता है बच्चों जिसमें दो पक्षकार वचनबद्ध होते हैं किसी एक जोखिम को कम करने के लिए। यह बच्चों दो पक्षों के बीच एक अनुबंध तैयार किया जाता है और किसी संपत्ति या किसी व्यक्ति के जीवन पर एक हम वचन लिखते हैं कि इस पर कोई भी जोखिम होने पर हम इतनी क्षतिपूर्ति इसे लौटाएंगे और इसके लिए हमें एक किश्त के रूप में एक रकम जमा करनी होती है
बीमा। अब हम जानेंगे बीमा की विशेषताएं। सबसे पहला है बीमा एक अनुबंध है। जी हाँ बच्चों, मैंने पहले ही बताया बीमा दो पक्षकारों के बीच एक अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत सारी शर्तें दोनों पक्षों की लिखी जाती हैं। दूसरा है नियत प्रतिफल। जी हाँ बच्चों, जब बीमा करवाया जाता है तो उसमें एक निश्चित किश्त बनाई जाती है जिसे जो एक पक्षकार होता है दूसरे पक्षकार को भुगतान के रूप में देता है और उसके प्रतिफल के रूप में उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा। जो बीमा कराया जाता है वह सिर्फ जोखिम के लिए ही कराया जाता है। जोखिम बच्चों वह होती है जिसमें हानि होने की संभावना होती भी है और नहीं भी होती है। हो भी सकता है कि ऐसा हमारे व्यवसाय को हानि हो भी सकता है कि ना भी हो, तो हम उसका बीमा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फिक्स होता है कि ऐसी दुर्घटना घटनी ही है तो उसका बीमा कंपनी नहीं करती है। निश्चित धनराशि। जी हाँ बच्चों, बीमा के अंतर्गत जो किश्त भरी जाती है उसके लिए एक निश्चित धनराशि निश्चित कर ली जाती है जो समय पूरा होने पर या दुर्घटना होने पर हमें पक्षकार को लौटानी होती है। पक्षकार। बीमा में दो पक्षकार होते हैं, एक भुगतानकर्ता और एक प्राप्तकर्ता, जिसे हम दो पक्षकार कहते हैं, जिसमें एक बीमा करवाने वाला होता है और एक बीमा करने वाला पक्ष होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों बीमा के महत्व या लाभ की क्या क्या लाभ होते हैं हमें बीमा करवाने से। सबसे पहला, व्यवसाय से बीमा से व्यवसाय सुरक्षा। जी हाँ बच्चों, हम जब भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें जोखिम वहन करना होता है। हम जब भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें ये पता होता है कि क्या पता हमारा व्यवसाय चले या ना चले, ये जोखिम उठाना होता है। तो हम व्यवसाय शुरू करने से पहले अगर हम अपने व्यवसाय का बीमा करवा देते हैं तो उससे हमारे व्यवसाय की सुरक्षा रहती है, हमें कम जोखिम वहन करना पड़ सकता है। सुरक्षा एवं विनियोग तत्व। जी हाँ बच्चों, जो बीमा होता है उसमें सुरक्षा और विनियोजित दोनों के तत्व सम्मिलित रहते हैं। हम जिस भी व्यक्ति या किसी भी संपत्ति का बीमा करवाते हैं उससे हमें अगर हानि हो गई है तो उससे कुछ सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में धन मिल जाता है। लेकिन अगर हमें कोई दुर्घटना नहीं भी होती है तो समय पूरा होने पर जो रकम हमने जमा करी है वह पूर्ण रकम हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसमें दोनों तत्व पाए जाते हैं, एक सुरक्षा का और दूसरा विनियोग का। तीसरा है बचत को प्रोत्साहन। जी हाँ बच्चों, जो बीमा होता है वह बचत को प्रोत्साहन करता है। हम छोटी छोटी रकम को जमा करते हैं जोखिम से बचने के लिए, तो हमारे अंदर खुद भी छोटी छोटी रकम को निकालने के लिए, बचत करने के लिए आदत सी बन जाती है। सामाजिक लाभ। बीमे से जो हानि होने वाली होती है या जोखिम होने वाली होती है उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे समाज में फैल रही भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब जो गलत क्रियाएं हैं उनसे बचा जा सकता है, समाज को लाभ प्राप्त हो जाता है। शिक्षा प्रचार में सहायक। जो बीमा कंपनी होती है वह अपनी ही बीमा की जो योजनाएं होती हैं उन्हें सबके सामने लाने के लिए विज्ञापन करती हैं, चलचित्र, ड्राइंग्स कॉम्पिटिशन और जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन रखकर वो लोग जो शिक्षा का प्रचार करने में भी सहायता करते हैं। अब हम बात करेंगे बीमा के आधारभूत सिद्धांतों का। बीमा के जो सिद्धांत होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आधारभूत सिद्धांत और दूसरा होता है विशिष्ट सिद्धांत। पहले हम जानेंगे आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं। आधारभूत सिद्धांत बच्चों दो होते हैं, एक होता है सहकारिता का सिद्धांत, दूसरा होता है संभाव्यता का सिद्धांत। सहकारिता के सिद्धांत में बच्चों एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एक्स कंपनी ने ज्यादा 100 लोगों का बीमा किया, मेरा भी किया और बहुत सारे लोगों का बीमा किया। 100 लोगों का बीमे का एक ग्रुप बना लेता है। जो बीमा कंपनी होती है वह 100 लोगों के बीमे का एक ग्रुप बना लेती है और फिर इन सारी किश्तों को उसी ग्रुप में जमा करती जाती है और फिर उसी ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो उस ग्रुप का फंड था, जो पैसा जमा किया था, उसी पैसे में से वह एक व्यक्ति के उत्तराधिकारी को उसकी धन राशि लौटाती है। यानी कि यह सहकारिता यानी कि मिलकर कार्य करने के जो सिद्धांत होता है इसे कहा जाता है सहकारिता का सिद्धांत। दूसरा होता है संभाव्यता का सिद्धांत। बीमा कंपनियां, आजकल की जो बीमा कंपनियां हैं वह इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, संभाव्यता के सिद्धांत पर। वह संभावना लगाती है कि भूतकाल में क्या हुआ था, कैसी घटना घटी थी, क्या वैसी ही घटना भविष्य में कभी घट
यह वाली जो सिद्धांत है, संभाव्यता का जो सिद्धांत है, आजकल वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब हम बात करेंगे बच्चों विशिष्ट सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला विशिष्ट सिद्धांत है बीमा योग्य हित। जो बीमा कंपनी होती है उन्हीं मामलों में बीमा करती है या उन्हीं चीजों का बीमा करती है जो बीमा के योग्य होते हैं। यानी कि जहां पर जोखिम होता है वहीं बीमा संभव होता है। जहां दुर्घटना या घटना होना बिल्कुल संभावित होता है, वहां पर जहां पर जोखिम नहीं होता बल्कि बिल्कुल फिक्स होता है कि ऐसा होना ही है, वहां पर बीमा नहीं हो सकता। दूसरा जो सिद्धांत होता है वो परम सद्भावना का सिद्धांत होता है। जी हाँ बच्चों, जो बीमा का सिद्धांत होता है वह बिल्कुल परम विश्वास रखने वाला सिद्धांत होता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखकर बीमा किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में बीमा कंपनी जितना बीमा करती है, जितनी धनराशि का बीमा करती है, उसकी कुछ रकम का ही वह क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करती है, जिससे उसे अपने पक्षकार को बताना होता है। निकटतम कारण, ये निकटतम कारण का जो सिद्धांत होता है बच्चों, बीमा कंपनी यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना घटी है, मेरे ही ऑफिस में या मेरे ही व्यवसाय में आग लगी, आग लगने का जो कारण है वह एक कारण नहीं है बल्कि 3-4 कारण है। तो वो 3-4 कारणों के कारण बीमा कंपनी मुझे क्षतिपूर्ति नहीं देगी, बल्कि ऐसे कारण के कारण मुझे क्षतिपूर्ति देगी जो बहुत ही निकटता होगा या बहुत ही मेन होगा, तो तभी वह मुझे अपनी क्षतिपूर्ति लौटाएगी, अदरवाइज वह क्षतिपूर्ति नहीं लौटाएगी। अगला है हानि को न्यूनतम करना। जो बीमा कंपनी का सिद्धांत होता है वो यह सिद्धांत होता है कि अगर आपको हानि हो रही है तो आप उसको कम से कम करने का प्रयत्न करें। मान लीजिए मेरे व्यवसाय में अगर आग लगी है तो मैं उस आग को फैलाने का ना कोशिश करूं, बल्कि उसको कम से कम आग को बुझाने का काम करूं, जिससे मुझे कम हानि हो और बीमा कंपनी को भी क्षतिपूर्ति कम देनी पड़े। तो इस सिद्धांत पर अगर आपके यहाँ दुर्घटना घटी है तो बीमा कंपनी आपको क्षतिपूर्ति देती है, अदरवाइज वो क्षतिपूर्ति नहीं देती है। दोहरा बीमा का प्रभाव, दोहरा बीमे में के सिद्धांत में बच्चों हम अपनी संपत्ति का दोहरा बीमा प्रभाव में बच्चों हम अपनी संपत्ति का 2 बार बीमा करवा देते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो संपत्ति है, मेरी कोई मशीन है जो 5 लाख की मशीन है, तो मैंने एक कंपनी एक्स में मेरी 5 लाख की मशीन का 3 लाख का बीमा करा दिया और दूसरी वाई कंपनी में मैंने उसका 3 लाख का बीमा करा दिया। तो ये हो जाता है दोहरा बीमा, 2 जगह पर बीमा एक ही संपत्ति का। मेरी जो मशीन है वो है 5 लाख की, लेकिन मैंने बीमा 3 माह और 3 माह यानी कि 6 लाख का करा। तो इस केस में दोनों कंपनियां मिलकर मुझे जो क्षतिपूर्ति देंगी वो 6 लाख की कम संपत्ति पर नहीं देती बल्कि 5 लाख की संपत्ति पर ही देती है। इससे मुझे क्षतिपूर्ति कम प्राप्त होती है। ये होता है दोहरा बीमा प्रभाव का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे पुनर्बीमा या दोहरा बीमा। पुनर्बीमा बच्चों एक बार बीमा कराने के बाद फिर से उसी का बीमा करवाना, उसे कहा जाता है पुनर्बीमा। एग्जाम्पल में मैं समझाती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने अपनी मेरी बिल्डिंग है, व्यवसाय की जो बिल्डिंग है उसका मैंने बीमा कराया और मेरी जो बिल्डिंग है वह 1 करोड़ की जो है बिल्डिंग है। मैंने 1 करोड़ की एक्स कंपनी में अपनी बिल्डिंग का बीमा करा दिया, लेकिन एक्स कंपनी को पता है कि मैं 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति इसे नहीं दे पाऊंगा, तो वह एक्स जो कंपनी है वह मेरी ही संपत्ति का किसी और वाई कंपनी में बीमा कर देती है। यानी कि मैंने तो सिर्फ एक्स में किया, मुझे एक्स का पता है, लेकिन एक्स ने वाई से भी बीमा कर दिया। तो अब अगर मुझे कोई हानि होती है तो मैं तो सिर्फ एक्स से देने चाहूंगी, लेकिन एक्स जो है वो वाई से लेगा, अपना पैसा मिलेगा और फिर मुझे देगा। इससे उस एक्स कंपनी को कम हानि होती है। इसे कहा जाता है पुनर्बीमा। दूसरा होता है दोहरा बीमा। दोहरा बीमा मैंने अभी आपको बताया, एक ही संपत्ति का 2 बार बीमा कर देना दोहरा बीमा कहलाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों बीमा के प्रकार। बीमा के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कई प्रकार के बीमा होते हैं। सबसे पहला है जीवन बीमा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बीमा होता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा करवाया जा सकता है। जब हम अपने जीवन का बीमा कराते हैं तो हम एक निश्चित अवधि के लिए भी करवा सकते हैं और पूरे जीवन काल के लिए भी जीवन बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए मुझे अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी आयु
स्वयं मिल जाती है। ये होता है जीवन बीमा। हम बात करेंगे जीवन बीमा के महत्व के बारे में, इससे क्या क्या लाभ है। पहला है पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा। जी हाँ बच्चों, जीवन का बीमा करवाकर हम अपनी सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ साथ हम अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर देते हैं। हमारे मृत्यु हो जाने पर या हमारे घर के वह व्यक्ति जो हमारे घर को चला रहा है, कमाकर हमें खिला रहा है, अगर हमने उसका जीवन बीमा करा दिया तो उसके नहीं होने पर हम अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर सकते हैं, पैसे से हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा एवं विवाह के लिए सुरक्षा। जी हाँ बच्चों, हम अपने बच्चों को बचपन से ही हम लोग सब लोगों का ये मानना होता है कि बड़े होकर ये करेगा वो करेगा, तो इतना धन किसी के पास नहीं होता कि हम अपने बच्चों की शिक्षा पर लगा सकें। इसके लिए हम एक बचपन से ही उनका बीमा कर देते हैं और उस बीमे के लिए हम कुछ छोटी छोटी रकम के रूप में, किश्त के रूप में जमा करते जाते हैं और समय होने पर उन्हें शिक्षा के लिए एक बड़ी रकम प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी शिक्षा के को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही विवाह के लिए होता है। आजकल कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें हम बच्चियों के लिए छोटी छोटी किश्त के रूप में जमा करते हैं और समय पूरा होने पर उसे एक बड़ी रकम प्राप्त होती है, जिससे माँ बाप अपनी बच्ची का विवाह अच्छे से कर सकते हैं। वृद्धावस्था में धन का प्रबंध। जी हाँ बच्चों, हम अपनी इस एज में, जिस एज में हम कमा रहे हैं, हम अपने घरों को चला रहे हैं, हम अपने बुढ़ापे के लिए भी सोचकर एक बीमा कर सकते हैं, जिसमें हम अभी से छोटी छोटी किश्त भरते जाएंगे, एक निश्चित समय तक भरेंगे और फिर हमें हमारे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में हमें पेंशन के रूप में वह किश्त वापस मिलने लगती है, जिससे हमें धन की प्रॉब्लम उस समय नहीं होती जब हम कमा नहीं सकते। दूसरा अगला है सुरक्षा एवं विनियोग। जी हाँ बच्चों, जीवन बीमा के अंतर्गत भी सुरक्षा एवं विनियोग का गुण पाया जाता है। जो किश्त हम छोटे छोटे रूपों में जमा करते हैं, वह हानि होने पर हमें मिल तो जाती है क्षतिपूर्ति के रूप में। अगर हानि नहीं भी होती है बच्चों, तो समय पूरा होने पर वह जो किश्त हमने जमा की है वह एक धनराशि के रूप में हमें मिल जाती है। अगला है आयकर में छूट। यहाँ बच्चों, जब हम बीमा किश्त जब भरते हैं, प्रीमियम जब हम भरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो आयकर होता है, जो इनकम टैक्स हमें भरना होता है, उसमें एक निश्चित राशि के रूप में हमें छूट प्राप्त होती है आयकर विभाग द्वारा। अब हम बात करेंगे बच्चों जीवन बीमा के प्रमुख तत्वों के बारे में। सबसे पहला जो प्रमुख तत्व है वह है वैधानिक अनुबंध के तत्व। जी हाँ बच्चों, जो जीवन बीमा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह होता है अनुबंध, और अनुबंध ऐसा होना चाहिए जो वैधानिक हो, ना कि गैर कानूनी हो। दूसरा है बीमा योग्य व्यक्ति। जी हाँ बच्चों, बीमा के अंतर्गत जो धनराशि, जो यह क्षतिपूर्ति दी जाती है, वह बीमा योग्य व्यक्ति के अंतर्गत ही होनी चाहिए। परम सत्विश्वास। जी हाँ बच्चों, दोनों पक्षों के बीच परम सत्विश्वास का तत्व होना चाहिए। एक पक्षकार जो बीमा करवा रहा है उसको अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक घटना, हर एक बात को दूसरे पक्षकार को बताना चाहिए विश्वास के साथ। आगे बात करेंगे हम जीवन बीमा के प्रकार के बारे में। सबसे पहला है आजीवन बीमा पत्र। जी हाँ बच्चों, यह जीवन बीमा पत्र आजीवन काल के लिए होता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वह अपने जीवन के बीमा की किश्तों को भरता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी पूरी धनराशि उसके उत्तराधिकार को सौंप दी जाती है। दूसरा है बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र। बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र एक निश्चित समय के लिए होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की किश्तों को, प्रीमियम को भरता रहता है और समय पूरा होने पर, अगर समय पूरा होने के पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी राशि उसके उत्तराधिकार को दी जाती है, और अगर मृत्यु नहीं हो जाती है, अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो खुद उस व्यक्ति को ही पूरी राशि भुगतान कर दी जाती है। अगला है मनी बैक बीमा पत्र। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के बाद बीच बीच में जितनी हमारी धनराशि जमा होती है उसे वापस दिया जाता है बीमाकर्ता को। जी हाँ बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने ही अपने जीवन का बीमा किया है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो उस 10 साल के अंतर्गत मुझे हर 3 साल में मनी बैक मिलेगा, यानी कि मेरे ही जमा पैसे का कुछ हिस्सा मुझे वापस मिलता है। अगला है संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा पत्र। इसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों का एक साथ बीमा किया जाता है और किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दूसरे व्यक्ति को पूरी बीमा राशि भुगतान की जाती है। अगला है जीवन मित्र दोहरा सुरक्षा बंदोबस्ती बीमा पत्र। इसके अंतर्गत बच्चों, जब किसी बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बीमा की राशि का दुगना राशि
भुगतान में उसके उत्तराधिकार को दी जाती है। तो ये थे बच्चों जीवन बीमा के प्रकार। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।